नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। यूं तो हर साल देश में बरसात होती है, मानसून में जमकर पानी भी बरसता है, मगर इस बार दिल्ली पानी पानी है। अपने लापरवाह रवैये की वजह से राजधानी शर्मसार भी है, क्योंकि इस लापरवाही से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। मामला 27 जुलाई का है, जब दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भीषण बारिश से एक बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भर गया। चंद मिनटों में वहां 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया। जान बचाने के लिए वहां मौजूद छात्रों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरीके से ज्यादातर छात्रों को बाहर निकाल लिया गया, मगर अफसोस ये कि 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर बड़ी संख्या में युवा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेने आते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं यहां पर। उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं किसी को नहीं पता। किस संस्थान के पास कौन सी परमिशन है, कौन सा संस्थान किन हालात में चल रहा है, ये जानकारी छात्र तो छोड़िए, वहां के स्थानीय प्रशासन तक के पास नहीं है। वहां कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ाकर चल रहे हैं। और इन 3 छात्रों की मौत के बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन, दिल्ली सरकार, नगर निगम या प्रशासन? क्योंकि इन तीनों जिम्मेदार एजेंसियों के आंख मूंदने की वजह से ही हालात ऐसे हुए हैं, इस तरह का हादसा हुआ है। आज हम इन्हीं खामियों पर चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये नोट्स श्रेया यादव के हैं, जो दिल्ली में अफसर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन यहाँ से लौटा उनका पार्थिव शरीर। श्रेया भी उन 3 स्टूडेंट्स में से थी जिनकी जिंदगी की कहानी बेसमेंट में भरे इस पानी ने खत्म कर दी। एक और तिजोरियां भरती गईं तो दूसरी ओर परिवार सूने होते गए। वैसा ही एक परिवार यूपी का अंबेडकर नगर का है। श्रेया यादव होनहार स्टूडेंट यूपीएससी की। और यहाँ पर देखिए परिवार तो है ही मेरे साथ, उनकी किताबें, उनके नोट्स तमाम आपको दिखाऊंगा मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं। ये उनकी लिखावट में बनाए गए नोट्स आप देखिए, कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे। ये श्रेया यादव जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और यूपीएससी की तैयारी यानी कि आईएएस बनने का सपना लेकर वो दिल्ली की ओर गई थी। अप्रैल से उन्होंने कोचिंग यानी कि मात्र 2 से ढाई महीना हुआ था जब उन्होंने कोचिंग शुरू की थी। श्रेया का परिवार सदमे में है। पिता के पास अपनी बेटी के यूं गुजर जाने के बाद अल्फाज तक नहीं बचे हैं। उनके चेहरे पर एक मायूसी है और कुछ सवाल हैं। कसूरवार अब क्या बताएं, किसको मानते हैं। हमने जो सोचा था सोच समझ के उस वहाँ किया था कोचिंग में। अब कोचिंग की क्या व्यवस्था कैसे है, हमको सिर्फ भरोसा था। अब भरोसे में कहाँ किसकी गलती है, ये तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए। क्या मानक उसका है, क्या कैसे है, वो कैसे चला रहा था, कैसे ये हादसा हुआ, ये सब जांच का विषय है। आप कठोर कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल, इसलिए चाहते हैं कि बाकी जो देश के भविष्य वहाँ जाते हैं, मैंने सब समझाया सुना है कि अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ रहते हैं, तो उनके साथ भी न्याय हो। ऐसा ना हो कि मैनेज करके हर ये प्रक्रिया कभी कभार होती रहे, वो चीज दुरुस्त होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जान गंवाने वालों में तान्या सोनी भी हैं। तान्या होनहार थी। आईएएस बनने का सपना लेकर पिछले साल वो दिल्ली आई थी। परिवार को उम्मीद थी कि तान्या अपना सपना जरूर पूरा करेंगी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। दिन पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था अपनी पढ़ाई के बारे में, अच्छा ही बोला था कि बहुत अच्छा से चल रहा है। लेकिन इस तरह का घटना, हम जमशेदपुर में रहते हैं, हमको जानकारी हुआ घर के द्वारा, हम बहुत उसको छोटे से पाले हुए हैं, लेकिन असहनीय था मेरे लिए। वहां से भागे हुए हम घर पे आए, मालूम चला जी सिंह, लेकिन अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो तो आ नहीं सकती। प्रशासन, खासकर वहाँ के जो कोचिंग संस्थान के ऑनर हैं या कुछ भी, बेसमेंट में अगर बनाते हैं तो उसका सुविधा भी देना चाहिए, निकासी का या पानी का, कि पानी कहीं से आए नहीं। अब इस तरह से पानी भरना अचानक और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। प्रशासन अब कुछ भी कर ले या फिर कोचिंग संस्थान को बंद कर दे या जो भी करे, लेकिन वो तो वापस आएगी नहीं। केरल के इस घर तक भी दिल्ली में हुए हादसे की आंच पहुंची है।
नवीन डाल्विन के माता पिता यहीं रहते हैं। बेटा जेएनयू से पीएचडी कर रहा था। सभी को भरोसा था कि नवीन अफसर बनकर लौटेगा, लेकिन दिल्ली से लौटा नवीन का पार्थिव शरीर। हम अभी केरला के एर्नाकुलम से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे पीछे 28 वर्षीय नवीन का घर है, जिनकी दुखद मौत नई दिल्ली में एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भाट का पानी घुस जाने से हो गई। फिलहाल नवीन के सभी परिवार के सदस्य त्रिवेंद्रम चले गए हैं, क्योंकि वो उनका मूल निवास स्थान है और कल देर रात तक वो सभी यही थे और अभी वो त्रिवेंद्रम चले गए हैं, जहां वो नवीन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। दरअसल उनके कुछ परिचित उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए और उनके पैतृक घर वापस लाने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी मौत की इस खबर से परिवार के सदस्यों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल वो सभी, उनकी मां, बहन और पिता, वो सभी कल चर्च में थे जब उन्हें ये खबर मिली। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद सिस्टम सवालों के घेरे में है। हादसा होने के बाद गुनहगारों की धरपकड़ हो रही है। एमसीडी के बुलडोजर अब जाकर एक्शन में आए हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह को स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत थी, उस बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी। सवाल ये कि राव कोचिंग सेंटर के बाहर इतना पानी जमा कैसे हो गया। जिन नालियों पर अवैध कब्जे को आज तोड़ा गया है, क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था। अगस्त 2023 में राव कोचिंग सेंटर को शो कॉज नोटिस थमाया गया था। इसके बाद भी बेसमेंट और बिल्डिंग का मिसयूज क्यों हो रहा था। यही नहीं, नियम तोड़ने के बाद भी कोचिंग मालिक को इसी साल 9 जुलाई को फायर एनओसी किसकी मिलीभगत से दी गई थी। जाहिर है कोचिंग और आसपास के इलाकों में हर नियम और कानून को ताक पर रखकर काम किए जाते हैं। न तो कोचिंग संचालकों को नियम की कोई परवाह है और न ही कोचिंग सेंटर्स को इस बात का कोई ख्याल कि अगर किसी तरह का कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र गुस्से में हैं। उनका सवाल है कि मोटी मोटी फीस लेकर भी कोचिंग चलाने वालों को छात्रों की फिक्र तक क्यों नहीं होती। बेसमेंट को तो सील कर दिया गया है, पर ये जो प्रेस रिलीज है जो राउज आईएएस की तरफ से आ रही है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है। इसमें ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे। 3 बच्चों की जान चली गई है। अभी तक कोई बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि हमारे दोस्त मिल नहीं रहे हैं, उनका फ़ोन 3 दिन से नॉट रीचेबल है, उनके बारे में कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट द जस्टिफिकेशन। एंड बीइंग सच अ बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये रिस्पॉन्स तो बिल्कुल उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। सर, हम लोगों ने कल अपनी डिमांड्स रात के 1-1:30 बजे डीसीपी साहब को दी है। उन डिमांड्स में हमने कहा कि जितने भी फंसे हुए बच्चे थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जिनको निकाला गया और जो कैजुअलिटीज़ हुई, उनकी आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाई जाएं, प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाए फैमिलीज़ को। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूँ कि पैसा उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कॉम्पनसेशन हमें देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मॉनेटरी हेल्प परिवार को देनी पड़ेगी। दिल्ली में बारिश के बाद हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की जान करंट लगने की वजह से जा चुकी है। पहले दिल्ली बारिश में डूबती है और अब ये बारिश दिल्ली में जिंदगियां डुबोने लगी है। अफसर बनने का सपना लेकर आए ये 3 नौजवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी मौत सवाल बनकर खड़ी है, जिसका जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा, एमसीडी को भी देना होगा और उन अफसरों को भी देना होगा जिनकी लापरवाही ने घरों के इन चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अंबेडकर नगर से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली का न्यू राजेंद्र नगर इलाका, जहां पर तमाम कोचिंग सेंटर्स चलते हैं और ये इलाका इसीलिए जाना जाता है। यहाँ देश के दूर दराज से छात्र आते हैं जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन ये जगह पल पल छात्रों का इम्तिहान लेती है। यहाँ रहने वाले ऐसे ही छात्रों से भी मेरी सहयोगी मनीषा ने बात की। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। प्रॉपर ड्रेनेज, एंट्री और एग्जिट गेट सेपरेट होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, वायरिंग अच्छी नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन, जैसे इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट के बाद यहाँ से कम 5-6 एम्बुलेंस तो 6 एम्बुलेंस तो गई है। उसमें हर एक इसमें एम्बुलेंस में बॉडी तो चली गई है, बट ये बताया जा रहा है कि वहाँ जाके कुछ लोगों का मतलब रिकवर हो गए वो,
और उनका रिहेबिलिटेशन चल रहा है उनका। तो बाकी जो अभी है, मतलब अभी 3 तो डिसीज है, ये तो फाइनल बताया गया। हम LG सर भी आए थे, हम उनसे अभी बात हुई गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ में 3 का आंकड़ा मिला है और हम ये चाहते हैं कि उनको डिसीज फैमिली को इमीडिएट रिलीफ मिले। इमीडिएट रिलीफ माने इमीडिएट कंपेंसेशन मिले, और वो दिल्ली गवर्नमेंट और LG साहब डिसाइड करेंगे कितना दे सकते हैं। लेकिन ये तो है उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन यहाँ पे लाखों ऐसे छात्र हैं जो अभी भी उन्हीं इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, उन्हीं बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। और बारिश तो ऐसी चीज है, कभी भी हो जाए, क्या हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम कब भर जाए, कब नहीं, कुछ उसके लिए समाधान नहीं। बिल्डिंग्स का बेसमेंट्स का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। अगर बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज, रूम्स और कोचिंग सेंटर्स अगर चल पा रहे हैं तो ही चलाए जाए, नहीं तो उनको बंद कर रखा जाए। सेफली अगर वो चीज रेगुलेटली चल रही है तो वो चल सकती है, नहीं तो उनको बंद किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि ये एविडेंसेस फिर से ऑकर ना हो। LG साहब आए, क्या कुछ उनसे डिमांड रखी गई, क्या कुछ हमने उनसे डिमांड रखी कि यहाँ जो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो रही है और ड्रेनेज, उन्होंने बोला कि ये तो आपका नहीं है, पूरी दिल्ली की दिक्कत है बोले। और दिल्ली में कम से कम हर जगह नहीं, कम से कम उन्होंने स्पॉट करके रखी 20 से 25 जगह ऐसी है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है और वहाँ पे पानी का दिक्कत है, मतलब दिक्कत कर रहा है। तो ये बोल रहे कि हम ये परमानेंट सोल्यूशन तो अभी नहीं कर सकते। उन्होंने बोला हाँ, अभी फिलहाल के लिए इमीडिएट रिलीफ देंगे। एक लाइब्रेरी में एक समय पर कितने बच्चे होते हैं? मैम ये डिपेंड करता है, 50 भी होते हैं, 45, 40, 30, 100 भी होता है, इतना भी है यहाँ पे लाइब्रेरी में कैपेसिटी रहता है। बट अब मैं बना देते हैं, उन्हें पता है कमर्शियलाइजेशन कैसे करना है, शिक्षा का व्यवसायीकरण यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अगर जगह से पैसे लिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा सेफ्टी सुविधा? जब मैं एडमिशन लेते हैं तो उसमें 18% हम GST भरते हैं एजुकेशन पे, और उसके नाम पे व्यवस्था क्या मिलती है? सरकार की फर्ज बनती है कि यहाँ पे जितने प्राइवेट लाइब्रेरी बंद किया जाए और गवर्नमेंट लाइब्रेरी चालू किया जाए, जिसमें मिनिमम फीस रखा जाए 200, 400, 500 जो उचित हो। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बच्चों की डिमांड है कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसके लिए गवर्नमेंट कैंटीन होनी चाहिए। लाइब्रेरी यहाँ पे पर घंटे के हिसाब से बच्चे आते हैं, या बच्चों एक अमाउंट है जो वो देते हैं और पूरे दिन कभी भी शिक्षा को व्यापार बना दिया इन लोगों ने। आज ही मैंने एक जगह चेक करा था, इस राउज IAS के नीचे जो बेसमेंट है उसको NOC दे रखी है इन लोगों ने, और उसको बता के रखा है स्टोर रूम, जहाँ पे ये लोग लाइब्रेरी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज तो गलत है। इनको NOC किसने दी होगी? MCD ने दी होगी या दिल्ली सरकार ने दी होगी, उसके अलावा कौन देगा? पहले कभी कोई शिकायत की गई? सब किया गया मैम, कुछ नहीं होता मैम। अभी जो ये लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो एक इसमें हमें पीछे जाके देखना होगा कि लाइब्रेरी बेसमेंट में बंद क्यों रही है। क्योंकि जो लाइब्रेरी ओनर है या फिर जो बच्चे हैं, अगर फर्स्ट फ्लोर पे अगर लाइब्रेरी बनाते हैं, उनको रेंट मैनेज नहीं होगा। 4-4 लाख रुपए अगर आप रेंट ले रहे हो तो बच्चों से रेंट निकल सके उसी हिसाब से कम पैसे, बिल्डिंग का रेंट, सब चीज का रेंट सीकिंग एटीट्यूड इनका कब बंद होगा ना। रेंट की बात करूं, एक फ्लोर में कितने लोग? मैम रेंट की बात बता रहा हूं मैं मैम। और एक चीज है, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल टैक्स। मैम ये लोग टैक्स इवेजन के लिए करने के लिए, ITR फाइल ना करने के लिए रेंट बच्चों से डायरेक्ट कैश में लेते हैं। ये कैशलेस इकोनॉमी में ये लोग पेटीएम में नहीं लेते, ताकि इनको कैश बचा, ताकि इनका टैक्स बचे। तो सुना आपने बच्चों ने क्या कहा, किस तरह की हालत इस वक्त वहां पर है। सीधा चलेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं दीक्षु कुकरेजा जी, अर्बन एंड टाउन प्लानर हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरीश त्रिपाठी हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। अर्था के हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड कृष्ण मित्रू साहब भी मौजूद हैं। साथ ही साथ यशराज सिंह है, UPSC एस्पिरेंट। यशराज, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्या हालात, किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त तमाम उन एरियाज में जहां पर ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, और खास तौर पर ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इन तमाम इलाकों की बात करो तो? मैम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ज्यादातर क्लासेस इनकी बेसमेंट में ही चल रही हैं। और बेसमेंट में मैम एग्जिट ही एक साइड से ही है, जहाँ से एंट्री है वहीं से एग्जिट है। कुछ कोचिंग है जहाँ पे दोनों साइड से, एक साइड से एंट्री है, एक साइड से एग्जिट है। और वाटर लॉगिंग की समस्या मैम 4-5 साल से जब देख रहा हूँ मैं 2020 से देख रहा हूँ यहाँ पे, और आधे घुटने तक पानी आ जाता है। ये जो बाजीराम राव IAS वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैम तुरंत ही पानी भर जाता है। और मैम जो ये राउज IAS की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये आप लोग अभी तक तो आप लोग सबको पता लग ही गया है। 9 जुलाई को इनको न्यू NOC इशू हुई थी कि स्टोर रूम की, लेकिन ये लाइब्रेरी चला रहे हैं। और लाइब्रेरी में बेसमेंट में बच्चे इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसमें फीस कम रहती है। यहाँ पे मैम क्या है, जैसे अभी नीचे बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद करी हैं, तो जो फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरीज हैं उनके रेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं ओनर्स द्वारा। तो बच्चे अब जाएंगे बेसमेंट में, इसलिए ज्वाइन करना पड़ता है कि वहाँ पे फीस कम रहती है और वहाँ पे एंट्री एग्जिट
इवैक्यूएशन प्लान, फायर एग्जिट कुछ है ही नहीं मैम। सफोकेशन अलग से होता है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हैं। चलिए मैं लौटती हूँ। कृष्ण मित्रों साहब, आपसे शुरुआत करते, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार ओवरऑल प्रशासन, प्रशासन के कई डिपार्टमेंट। ये टिपिकल केस है मल्टीपल फेलियर्स का। ये मल्टीपल फेलियर्स में सबसे पहले कहूंगा कि जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं, ये कोचिंग सेंटर ओनर चला रहे थे या कोई टेनेंट चला रहे थे। अभी बात करी किसी ने कि 4 लाख रुपया किराया है, तो मतलब ये टेनेंसी चल रही थी। ये ओनर ने अगर टेनेंट रखे हैं कोई कोचिंग सेंटर को, तो टेनेंट की वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन विच इज मैंडेटरी। बिल्कुल, वो करी नहीं करी होगी। अगर ओनर खुद चला रहे हैं तो वो रेंट काहे का, फिर क्या क्या रेंट है, फीस वगैरह की बात फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इसके बाद अब बात आती है, फायर डिपार्टमेंट ने इनको एनओसी दिया है स्टोरेज के लिए। ग्रॉस मिसयूज करके लाइब्रेरी का नाम दिखा दिया। लाइब्रेरी एक तरह से किताबों का स्टोरेज ही है, क्योंकि यही कहेंगे वो कि लाइब्रेरी है स्टोरेज। लाइब्रेरी और बुक स्टोरेज में फर्क है। ये अल्टीमेटली जब केस चलता है तो उनको ये प्ली नहीं दी जानी चाहिए कि लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरेज। नेक्स्ट थिंग इज के एमसीडी। बिल्कुल, आप किसी भी कॉलोनी में एक भी कहीं पे एक ईंट रख के देखिए, एकदम एमसीडी वाले आ जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और अपनी वसूली करने आ जाते हैं, हफ्ता वसूली करने आ जाते हैं। एमसीडी वालों को ये नहीं पता लगता कि कौन सी बिल्डिंग में क्या काम चल रहा है। हाँ। एमसीडी वालों को भी तो मालूम होता है कि बेसमेंट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सिर्फ स्टोरेज के लिए होती है बेसमेंट, या गाड़ियां खड़ी करने के लिए होती है, उससे ज्यादा और कोई। अब अंधाधुंध दफ्तर चल रहे हैं बेसमेंट्स में, दुकानें चल रही हैं बेसमेंट्स में, ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं बेसमेंट में। वो मेरे को समझ नहीं आती। कंसेशंस क्यों दिए जाते हैं जी। अब वकील अपना ऑफिस खोल सकता है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल सकता है। अरे डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा, उसको पानी चाहिएगा, पानी है नहीं बेसमेंट में, तो डॉक्टरी क्लिनिक कैसे चल रही है? बिल्कुल, थिंग्स लाइक दैट। लौटती हूँ सर आपके पास। एक तस्वीर जो हमारी स्क्रीन पर साइड पर चलती हुई आपको नजर आ रही होगी, इसमें बुलडोजर है, ये एमसीडी का बुलडोजर है जो आज जाके पहुंचा है, जिसको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। यानी एक ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं एमसीडी भी इस बात को मान रही है कि गलती उनसे हुई है और उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यहां पर पहुंचे। और ये उन छात्रों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं। दीक्षित साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, एनओसी किस तरीके से मिल जाता है, किसकी मिली भगत होती है, ये सब कुछ हम जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है? मुझसे पूछ रहे हैं? दीक्षित कुकरेजा जी से मेरा सवाल है। इसमें ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि दुनिया में हम बात करते हैं कि हमारे देश का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे यहाँ पे ऐसा यूथ पॉपुलेशन है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ये जिस चीज का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो ये कल जाके इन्होंने लीडर्स बनना है, यूपीएससी से ये लोग आगे जाके ब्यूरोक्रेटिक पोजिशंस लेंगे, ये यूथ, इनके साथ इस तरीके का हादसा हो रहा। अब चाहे 3 जान जाए या 30 जान जाए, मेरे हिसाब से तो क्राइम इक्वल है और कितनी लापरवाही है। और इसकी मैं प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूंगा सिविक एपैथी है। अगर हम कह रहे हैं कि बेसमेंट में हमारे मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली के मुताबिक बेसमेंट में कुछ चीजें अलाउड हैं, कुछ चीजें नहीं अलाउड। यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि यहाँ की बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज या पार्किंग के लिए परमिशन दी गई थी, लेकिन मास्टर प्लान तो बेसमेंट में आर्किटेक्ट ऑफिसेज, लॉयर ऑफिसेज, डॉक्टर की क्लिनिक, ये सब अलाउ करता है। तो क्या वहां के लोगों की जान जरूरी नहीं है जो उन ऑफिसेज में काम करते हैं? मेन चीज मुद्दा ये है कि जो हमारी सिविक अथॉरिटीज हैं वो क्यों नहीं इन जगहों को ध्यान से रख सकती? क्यों रोड पे पानी इतना इकट्ठा हुआ कि एक फास्ट मूविंग एसयूवी के चलते ही सारा पानी अंदर बेसमेंट में आ गया? इस तरीके की चीज जो ड्रेनेज यहाँ पे लैक करती है, ये चीजों को देखना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अभी जो अभियान चालू हो रहा है कि जी बेसमेंट्स में इलीगल यूजेज, ये तो सिर्फ एक करप्शन
करप्शन का दूसरा रूप निकलेगा कि जो भी वहां पे और बेसमेंट्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी और यूजेज की बेसमेंट्स चल रही है दिल्ली में, अब वहां से पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हमें ब्लेम पॉइंट करना चाहिए जहां पे एक्चुअली बिलोंग करता है। जब प्राइवेट एंटरप्राइज वाले इमीडिएटली ओनर और वो सब अरेस्ट हो जाते हैं, अथॉरिटी में इसके ऊपर ब्लेम किया जाता है। इतनी बड़ी अथॉरिटी है, उसमें बस बात होगी 1 या 2 लोग सस्पेंड हो जाएंगे कुछ समय के लिए, वो भी विद सैलरी पेमेंट उनको जारी। तो ये किस टाइप की पनिशमेंट है? जब तक वी डोंट मेक पीपल अकाउंटेबल, जब तक वी डोंट मेक द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक अथॉरिटीज ऑल्सो अकाउंटेबल, ह्यूमन वैल्यू, जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू हमारे देश में है, ये कभी नहीं कुछ इसमें फर्क पड़ेगा। कितनी अफसोस की बात है। लेकिन आप देखिए सर, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अब दिल्ली में अगर देख लिया जाए तो एजेंसी, चाहे हम एमसीडी की बात करें, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी है, दोनों सिर्फ एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा है, जिम्मेदार ठहरा रहा है। सियासत अलग हो रही है लेकिन पिस रहा है आम आदमी। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, यशराज हमारे साथ है। यशराज, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ऐसे आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग जगह पर कोचिंग लेते हैं। कोचिंग सेंटर्स की हालत क्या है? आपने शुरुआत में उसको बहुत अच्छे से बयां किया, और ये इंसिडेंस अगर नहीं होता तो शायद आज इतना हो हल्ला नहीं होता, आज एमसीडी का बुलडोजर वहां नहीं जाता, आज पॉलिटिक्स नहीं हो रही होती, आज स्टूडेंट प्ले कार्ड लेके बाहर नहीं निकल रहे होते। आप लोग भी तो इस बात को समझते हैं ना कि जो चीजें चल रही हैं वो गलती ही है, वो इलीगली चल रही हैं। आप लोग कल को आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन क्यों नहीं पहले आवाज उठाई जाती? ये भी आपका हक है। अगर आप पैसे दे रहे हैं वहां से, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, तो आपका हक है कि आपको सारी सुविधाएं मिले। जिस वक्त आप वहां पर एडमिशन लेने जाते हैं, क्या चीजों की अच्छे से आप परखते नहीं है, पड़ताल नहीं होती? और अगर होती है फिर भी नहीं, अगर आपको उस तरह की सुविधाएं मिलती, तो आवाज क्यों नहीं उठती? मैम क्या है कि जो बच्चे जो शुरुआत में नई कोचिंग लेने के लिए आते हैं, 1-2 महीने तो समझने में टाइम लगता है, और जो भी नई न्यू ज्वाइनिंग होती है, नए बच्चे जो भी आते हैं, तो पहले एकदम नया नया शहर रहता है, तो जो भी मिलता है, या बेसमेंट में रूम मिला या फर्स्ट फ्लोर में मिला, सेकंड फ्लोर में, और जितना भी महंगा रूम मिला बच्चे ले लेते हैं। उसके बाद जब 1-2 महीने होते हैं, तब पता लगता है कि यहाँ पे अंधाधुन ये चल रहा है, मतलब कुछ रेंट का कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मैम जो स्टूडेंट्स में गुस्सा भरा हुआ है, आप सालों से गुस्सा, जो सालों से यहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन कोई उनकी आवाज सुनने वाला ही नहीं है। आप किसको वो जाके बोलेंगे? ना कोचिंग वाले कुछ सुनने को रेडी है, ना कुछ शासन प्रशासन सुनने के लिए रेडी है। तो आज जो ये इंसिडेंट हुआ है, अगर ये जान नहीं जाती तो बच्चे तब भी नहीं बोलते, क्योंकि अब क्या है कि जैसे जो मैंने शुरुआत में भी बोला हुआ था कि फी, यहाँ पे जो ये रेंट है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप एक बार जरा बता पाए कितना रेंट आप लोग देते हैं, कितना किराया, खाना, सब कुछ आपको एक बच्चे को पढ़ने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? मैम मंथली कोचिंग की फीस 2.5 लाख है, एक साल भर की, एक जीएस की, और ऑप्शनल की फीस है 60 to 70,000। कोचिंग से डिपेंड करती है, जैसे वाजीराम हो गया वो 60-70,000 है, दृष्टि हो गया वो भी इतनी लेती है। अलग अलग कोचिंग के अलग अलग है, लेकिन 50,000 से कम किसी के नहीं। और यहाँ पे अगर आप रहते हैं, हाँ मैम, रूम लेने जाते हैं तो 6 बाय 6 के कमरे मिलते हैं, और उसमें भी मैम रेंट 20 से 25,000 मिनिमम रहता है। और उसके बाद आपको ब्रोकरेज 21 दिन की देनी ही देनी है। आप चाहे रूम कभी भी बदलिए, कभी भी छोड़िए। और ओनर मैम जैसे आप नोटिस भी देते हैं, तो फिर आप कहीं उनको इलेक्ट्रिसिटी काट के देना है, कई तरीके से वो लगा देते हैं कि ये चार्जेस लगा देते हैं कि ये चार्जेस हैं, आपके काट के, मैम वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, सिक्योरिटी भी। एक बार कृष्ण मित्रू साहब, आप यहाँ पर कृष्ण मित्रू साहब देखिए कि ये देश का युवा है जिसने आगे जाकर एक जिम्मेदार ओहदे पर काबिज होना है, आईएएस आईपीएस बनेंगे लोग, लेकिन किस तरीके से मेंटली कहीं ना कहीं ये बच्चे टॉर्चर होते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स भी। पहली बात, कहां से ये लोग पैसा लेके आएंगे, भरेंगे पैसा, उसके बाद बच्चा वहां किस सिचुएशन में, किस हाल में रह रहा है। सर मैं दूर नहीं जाऊंगी, आज की तारीख में जब हम कहते हैं कि हम बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, हमें विदेश फला कंट्री नहीं भेजना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन होती, क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? और आप देखिए कि 2023 की बात अगर की जाए तो यही कोचिंग सेंटर था जिसको नोटिस जारी हुआ था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है और वापस से लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। एक तो स्टूडेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन, नाइंसाफी होती है, और दूसरा ये कि मिली भगत कैसे नेक्सस चल रहा है, और आज नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेक्सस जो है, जो मिली भगत है, वो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। मैं सुन रहा था मिसेस या मिस ये बासरी स्वराज जी को पार्लियामेंट में, उन्होंने बहुत तकड़ा भाषण दिया कि आम आदमी पार्टी ने
ये हंगामा किया है उन्होंने। लैप्सेस आर ऑन पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी है तो पिछले 10 साल से ही करप्शन चालू हुई है क्या? पहले कांग्रेस के राज में करप्शन नहीं थी? पिछले 70 साल से हिंदुस्तान में करप्शन भरी हुई है, हर तरीके से, हर तरफ से। उसका किसी को ख्याल नहीं। आम आदमी पार्टी टू ब्लेम। मैं किसी पार्टी विशेष की ना तरफदारी कर रहा हूं, ना किसी के फेवर में हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सिस्टम आज की तारीख में लॉपसाइडेड है। मैंने बहुत दिन पहले एक सज्जन को कहा था, जो कि उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट थे, कि आप शहरों में ही क्यों डेवलपमेंट करते हैं, गांव में, कस्बों में जाके डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? ये मल्टी स्टोरेड मॉल्स एंड मॉल्स वगैरह और कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह गांव में क्यों नहीं खुलते हैं? हाँ। वहां पे भी तो ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो बच्चे आजकल बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जैसे शहरों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या व्यवसाय के लिए, वो उनको घर में फैसिलिटी क्यों नहीं अवेलेबल? केरला से बच्चे आए हैं इस केस में, जो एक बच्चा जिसकी जान चली गई। हाँ। बिहार से, यूपी से, कहां से बच्चे आते हैं? पर क्यों उनके गांव के पास या उनके शहर के आसपास क्यों फैसिलिटीज नहीं है? बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ, एक बार डॉक्टर हरीश त्रिपाठी को इंक्लूड कर लेती हूँ। हरीश जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्या लगता है इस पूरे जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, लेकिन जहां तक मेरी सोच है कि अब तक इस पूरा जो वाटर की प्रॉब्लम है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कभी सही से बना नहीं है। आप ये देख लीजिए, ये प्रॉब्लम कई लेवल पे है। प्रॉब्लम आपके नालों से शुरू होती है, रोड्स का लेवल ऊंचा हो चुका है, नालों से शुरू होती है, और नालों के बाद आपका फिर जो मेन ड्रेन है वो, और फिर मेन ड्रेन के बाद यमुना। मैक्सिमम जगह हम लोगों ने हार्ड कर दिया। तमाम प्रयास चलते रहते हैं कि हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि नेचुरल एक्वाफर में कुछ एक्स्ट्रा पानी जा पाए। एक तो ये। दूसरा ये है कि आपको पता होगा कि हमारे 17 से 18 करीब नाले हैं जो बैक फ्लो करते हैं। और पिछले साल ये हुआ था कि आपकी यमुना खुद जो है घुस गई थी। तो इसका जहां तक जिम्मेदारी, तो मैं एज आर्किटेक्ट या एज प्लानर मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पर हर लेवल पे आपको काम करने की जरूरत रहेगी। माइक्रो लेवल पे ये कि पहले तो ये ऑडिट हो कि जो जिन ड्रेनों की सफाई की बात बार बार हो रही है, क्या वो मैक्सिमम रेन के लिए डिजाइंड है या नहीं डिजाइंड है, तो वहां से वो ऑडिट शुरू हो। फिर जिन नालों में जा रहा है, अब नालों में कुछ न कुछ पंपिंग की व्यवस्था की गई है जब ये बैक फ्लो करने लगते हैं, तो वो पंपिंग एफिशिएंट हो और मैक्सिमम के लिए हो। ये कभी कभार ये सिस्टम फेल होता है जब ढेर सारी बारिश जो है एक साथ हो जाती है। और दूसरा ये है कि यमुना किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर ना एंटर कर पाए। तो जब तक और दूसरा ये है कि बार एक्वेफर्स को रिचार्ज करने की बात हो रही है, उस पर भी अच्छा सा काम हो। तो ये सारे जब तक काम नहीं होंगे तब तक इस समस्या का मेरे हिसाब से समाधान नहीं हो सकता है। आपने ऑडिट की बात की, खुराना साहब लौट के आपने ऑडिट की बात की। देखिए, ऑडिट का नाम या फिर ऑडिट शुरू जब से होगा ना, तभी से हमारी एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी। सुपर एक्टिव हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि सभी एक दूसरे से हाथ मिला के काम करते हैं, और उसका नतीजा ये है कि आम लोग और आम जनता लगातार पिस रही है। राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। दीक्षित साहब, आपके साथ इस सेगमेंट की शुरुआत करूंगी। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, जबकि लाइसेंस तो उसका था ही नहीं? क्या नियम कायदे कहते हैं इसके? देखिए, नियम कायदे जो हैं हमारे, उसके मुताबिक बेसमेंट पार्किंग या स्टोरेज इस यूज के लिए हो सकती है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल यूजेज ऑफ द बिल्डिंग।
और उसमें भी प्लॉट साइजेस के ऊपर ये डिपेंडेंट है। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली में या यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज ऑफ दिल्ली में, उसके मुताबिक कुछ ऐसी यूजेस हैं जो अलाउड होती हैं बेसमेंट में, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज के ऑफिसेज, डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, आर्किटेक्ट्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। तो ये चीजें पहले तो मैं समझता हूं कि बहुत ही एम्बिगुअस है। हमारे को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना चाहिए कि आज की डेट में जहां लैंड की कॉस्ट इतनी प्रीमियम है, टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है कि बिलो ग्राउंड यानी कि बेसमेंट में हम बिल्डिंग बना सकते हैं और उसमें ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या लाइब्रेरी हो, हर टाइप की यूजेज पॉसिबल है। और उसकी टेक्नोलॉजिकली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सच एज फायर फाइटिंग, पंपिंग फैसिलिटी हो ताकि वाटर एक्यूमुलेट ना हो, इस तरीके की चीजें सब डिजाइन करी जा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से जो मास्टर प्लान और बायलॉज हैं उसी में बहुत ज्यादा बिना वजह कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी आई हुई है। उसके चलते मैं कहूंगा कि ये जो एमसीडी नजरअंदाज कर देती है ये चीजों को, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट जैसे कि अप्रूव हुई है पेपर पे सिर्फ स्टोरेज के लिए, और यहाँ पे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, यूजेज बदल के लाइब्रेरी है, ये सबकी नजर में होता है। लेकिन रीजन क्या है इसका? हम सब जानते हैं कि अथॉरिटीज अपना इसको इग्नोर करती हैं और करप्शन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है कि सब अथॉरिटीज इन चीजों को ब्लाइंड आई कर देती है जब तक कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट हादसा ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से बेसमेंट्स में यूजेजेस परमिटेड होनी चाहिए ताकि इसका डिसएडवांटेज उठा के अथॉरिटीज करप्शन ना करें, लेकिन साथ साथ इनका ऑडिट होना और इनके साथ जो बाहर इस केस में जो प्रॉब्लम सारी हुई है कि बाहर पानी इकट्ठा हो गया था, जैसे कि बात चल रही है ड्रेन्स की डिसिल्टिंग नहीं हुई, तो इशू को हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हाँ। जबकि प्रॉब्लम बड़ी ऑब्वियस है, इसकी अकाउंटेबिलिटी और भी ऑब्वियस है, और पनिशमेंट होनी सबसे जरूरी है। बिल्कुल इसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे, हाँ। ये चीजें चलती रहती है। और जो दिल्ली में आज की डेट में पॉलिटिकल स्लग फेस्ट हो गया है बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज और जो चलता रहता है, इसकी वजह से हम सिटीजन ही सफर कर रहे हैं। वही बात है, उसी पर बार बार हम बात कर रहे हैं। कृष्ण मित्र साहब, इसी पर अपना जवाब रखिए। एक बात और, एमसीडी का एक बजट होता है, बार बार शोर मचाते हुए एमसीडी इस बात को बताती है, मीडिया में बताती है कि हमने यहां पर नालों की सफाई कर ली, या फिर बारिश से पहले हमने किस तरीके से पूरा एरिया क्लीन कर दिया, सफाई हो गई, बावजूद इसके नालों का पानी बेसमेंट में चला जाता है। देखिए, बेसिकली एमसीडी फेलियर तो है, क्योंकि जहां तक के हमने बजट की बात करी और नाले सफाई की बात करी, बजट हर साल एलोकेट होता है। खास तौर पे रेन वाटर ड्रेन्स क्लीनिंग के लिए बजट अलॉट होता है। वो बजट कहां जाता है पता नहीं। जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, रेन वाटर ड्रेन्स जो है उनकी सफाई शुरू होती है जून के महीने में, वो भी अगर 10-15 जून तक शुरू हो जाए तो बहुत गनीमत है। बिल्कुल। अच्छा, वो करने के बाद, कूड़ा निकालने के बाद जो प्री मॉनसून शावर्स आते हैं वो कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है ड्रेन के बाहर कि जी ये सूखेगा तो उठाएंगे। तब तक बारिश आ जाती है, वही कूड़ा दोबारा नाली के अंदर चला जाता है। ये जो ड्रेन क्लीनिंग, रेन वाटर ड्रेन क्लीनिंग प्रोसेस है, ये 12 महीने का काम है, 15 दिन का काम नहीं है, और साल दर साल का काम। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ आज, सर क्या प्लानिंग, सर आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी बीच में, लेकिन कोई तो प्लानिंग होती होगी ना, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्लानिंग आप जनवरी से शुरू करते हैं। आपको पता है कि जून में मॉनसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी, प्लानिंग जनवरी से हर स्तर पर हर एजेंसी अपनी तरफ से तैयारियां करती है। उसको सुपरवाइज कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज एलजी साहब ने दौरा कर लिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने दौरा कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। अरे दे आर द हेड ऑफ द अफेयर्स, उनको मालूम नहीं है कि ये नालियां यहाँ पे साफ नहीं होती, उनको मालूम नहीं है कि हर साल यहाँ पे बाढ़ आ जाती है क्योंकि नालियां साफ नहीं होती। सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम? कौन से मंत्री को नहीं मालूम, कौन से गवर्नर को नहीं मालूम, कौन से चीफ मिनिस्टर को नहीं मालूम? और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है। क्यों नहीं बनती उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों सुपरिटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्यों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को के गले में फांसी डाली जाती है?
जब तक हम टॉप ब्रास को नहीं पॉइंट आउट करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लानिंग की बात, प्लानिंग की बात डॉक्टर हरीश, प्लानिंग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, प्लानिंग एक स्तर पर है कि प्लानिंग कर ली जाएगी, लेकिन सवाल उसके एग्जीक्यूशन पे है। अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होगा, वहां पर सवाल उठता है। इसके अलावा अगर एजेंसीज अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगी, चलिए मान लीजिए कि इस इंसिडेंस के बाद कुछ एक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी की नौकरी चली जाती है, क्या इतना भर काफी है? क्या हम ये मानेंगे कि इतना करने के बाद हमारा सिस्टम पूरा नीट एंड क्लीन हो गया? नहीं नहीं, इससे इतने से कुछ नहीं होगा। ये तो एज ए कंट्री हमारा बहुत बड़ा फेल्योर है। हाँ। कि हम एज अ कंट्री अपने को तमाम चीजें कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन इतनी बेसिक चीजें जो है हम करने में, और वो भी सर देखिए, देश की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली का पूरा इलाका। हाँ, अब इस सब में प्रॉब्लम यही है कि सारा डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिक तरीके से टुकड़े 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 जोड़ के अब इतना बड़ा बन गया है। अब इसको अब एक चीज तो हो गई है हर तरफ, चाहे लाल डोरा हो, चाहे अनथराइज्ड कॉलोनीज है, सब कुछ हो गई है और हर तरीके से पक्का भी हो गया है, तो जमीन के अंदर तो पानी जा नहीं रहा है। तो अब इसको कैसे जमीन के अंदर जा सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 आप कैसे इसको यमुना में डाल सकते हो। अब वो पूरे सिस्टम पे जब तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम नहीं करेंगे, काम करने का मतलब अगर करना चाहे तो कर ही ले, लेकिन हर आदमी अब मैं देख रहा था कल से परसों से जो बहस हो रही है जितनी, सब लोग कह रहे हैं नाली की सफाई नहीं हुई, नाली की सफाई, ये तो इस केस में ऐसा कुछ हम मान सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली पिछले साल भी आप देख लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट सिस्टम हमारा है। दिल्ली का हर तरीके से ड्रेनेज का सिस्टम जो है इनएफिशिएंट है। जब तक नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा एक सिस्टम ऑडिट करके एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा और उसके लिए हमारी विल पावर नहीं रहेगी, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। सर सीधी सी बात है, क्या आप इस बात पे, खुराना साहब, क्या आप इस बात पे अग्री करते हैं कि दिल्ली में जो पॉलिटिक्स होती है उसका खामियाजा हम और आप लोग, आम जनता भुगत रही है, और उस पे भी ये सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो कि बाहर से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए? ऐसा हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी बड़ी योजना बनाई जाएगी वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, और या उसके लिए उस तरीके के फंड्स की जरूरत है। तो जिस तरीके के फंड्स की जरूरत है, शायद स्टेट के लेवल की बात है या नहीं, वो सब सारा तो डिटेल में लोग जाएंगे तो पता चलेगा। सर जहां तक फंड्स की बात है, एमसीडी को तो मिलता है ना, कम से कम वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। फंड्स एमसीडी के लिए अलॉट होते हैं, बाकायदा वो लोग दिखाते हैं कि देखिए हमने डीसिल्टिंग का काम कंप्लीट कर दिया है। कम से कम उस एंगल से तो एक एजेंसी तो ईमानदारी से कर ले काम अपना। नवजेत जी, एक चीज तो एक बड़े टिप इन आइसबर्ग है। हाँ। जब आप इन टोटलिटी में आप देखेंगे तो आपका सिस्टम जो है फेल होने में कभी भी फेल हो सकता है, चाहे वो यमुना का पानी आपके सारे इलाकों में घुस आए, चाहे आपके 18 नाले जो है बैक फ्लो करने लगे, चाहे आपकी खुद की ड्रेन ना काम कर रही हो। तो सारी की सारी चीजें जो है जब तक यूनिसन में नहीं चलेंगी, आप 365 डेज फूल प्रूफ कैसे हो सकते हैं? जी सर, लौट तो आपके पास। बिल्कुल, एक बार यशराज आपको इंक्लूड करूं। यशराज, आप कहाँ से हैं, जरा ये भी हमको बताइए। और आज आपके हाँ, आप जबलपुर से हैं। ये बताइए कि इस इंसिडेंस के बाद, ये तो 3 जाने हैं, मैं यहाँ पर चार इंक्लूड करूंगी। वो अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते पटेल नगर में जो इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, वो भी यूपीएससी इंस्पिरेंट था, बिहार का लड़का था वो। जी। और तो ये टाइम में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उसका। हाँ, और वो मैम इशू पूरा दबा दिया गया। नहीं, इशू दबाया नहीं गया। यहीं पर हम ही लोगों ने 4 बजे हमने इसी शो में हमने बहस की थी, सवाल उठाए थे कि कैसे खुले तार रह जाते हैं, क्यों पहले से तैयारी नहीं होती, ये सवाल हमने उठाए थे। इसीलिए आज मैं 3 की बजाय 4 की बात कर रही हूँ। देखिए, इन चारों होनहारों की जान चली गई। हो सकता है कि ये चारों कल को हमारे देश की सेवा कर रहे होते। कौन जिम्मेदार है? क्या चर्चा आप बच्चों में चलती है इस वक्त? मैम, इसमें मैं तो 4-5 एजेंसियों को, और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, एमसीडीज हो गई, और बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो हाउस ओनर्स वगैरह हैं ये भी 4-5 लोग, इनमें सभी का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि रेंट मेनली इशू मैम रेंट के कारण है। बच्चे जो आप अगर देखेंगे तो बेसमेंट में बच्चे रह रहे हैं, वहां पे भी पानी भर जा रहा है, क्योंकि
रेंट इतना ज्यादा है मैम, अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों में। तो और मैम मैं इधर 1.5 साल से रह रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ड्रेनेज क्लीनिंग हुआ हो। तो मैम ये पता नहीं मैम इनका पैसा आता कब है, कब ये क्लीनिंग हो जाती है। पेपर्स में तो सब दिखाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। आज मेरी सहयोगी वहां पर पहुंची और उन्होंने बहुत सारे अब जैसे स्टूडेंट से बातचीत की। उन्होंने बताया बच्चे भी इस बात से पूरे अच्छे से वाकिफ हैं कि पहली बात तो एनओसी किसका लिया गया है और चल वहां पर लाइब्रेरी रही है, पहली बात। दूसरी बात उनको ये भी पता है कि रेंट का गड़बड़ झाला क्या है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि वहां पर जो फूड स्टॉल्स है, फूड पॉइजनिंग के बड़े सारे इश्यूज आते हैं, ये भी इशू इसी में है। मैम उसमें अभी क्या होता है, बारिश के टाइम जो ड्रिंकिंग वाटर के साथ नाले का पानी मिक्स होके आता है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अंदर पाइपलाइन फटने के कारण ये इशू होता है। तो ये अभी हम लोग को फिर पानी बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसमें एमसीडी क्या करती है, कंप्लेन करने का कुछ है नहीं। और जो राव आईएएस का मैम जो बेसमेंट का है, 26 तारीख को 26 जून में एक लड़के ने एमसीडी में कंप्लेन करा हुआ है कि उसमें मतलब मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में, उसमें कंप्लेन ये करी गई है कि राउज आईएएस में नीचे लाइब्रेरी है और पानी भरता है वहां पे। तब भी कोई इसमें, और 2 बार उसने वापस से इशू को फिर से हाईलाइट किया था अभी 6-7 तारीख को, तब भी कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल। कृष्ण मित्र साहब सुनिए, मजबूरियां देखिए कैसी हैं बच्चों की। दूर दूर से यहाँ पर आते माँ बाप के सपने, बच्चों के अपने सपने, और ये वो हैं जो कल को हमारे देश की सेवा करेंगे। लेकिन कैसे एक्सप्लॉइट इन बच्चों को किया जा रहा है। क्या इन लोग के, एक बार यशराज, क्या आपके जहन में ये तस्वीर नहीं जाएगी कल को अगर आप एक बड़े उच्च ओहदे पे बैठेंगे, क्या आप इन स्ट्रगलिंग डेज को, जब हम कहते हैं स्ट्रगल होते हैं कि हम पढ़ रहे थे, हमें पढ़ाई में दिक्कतें आई, उस तरह की स्ट्रगल, लेकिन अपनी लाइवलीहुड को लेकर जो बेसिक चीजें वो आपको नहीं मिल रही, उसकी स्ट्रगल भी आपको करनी पड़ रही है। क्या ये बातें आपके जहन में नहीं रहेंगी फिर? देखिए ऐसा है, मैं 1 मिनट कृष्ण मित्र साहब एक बार यशराज से जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ सर। मेरे से बात करेंगे? बिल्कुल रहेंगी कृष्ण मित्र साहब, यशराज से सवाल है मेरा ये। ओके जी। और मैम मेरा मानना है कि जो ऑफिसर्स यहाँ से पढ़ के गए हैं, कई ऑफिसर्स यहाँ पे हैं जैसे कि जो इस कंडीशन में रह के गए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट का, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। ना कि जो बड़े बड़े फेमस टीचर्स हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, ओझा सर हैं, ये सब बच्चों का जो इतना सपोर्ट के लिए आते हैं, अब कोई आगे नहीं आ रहा है। कोचिंग वाले इथिक्स पढ़ाते हैं लेकिन अब खुद का इथिक्स इनका डाउन है। जी, अब बताइए कृष्ण मित्र साहब, देखिए क्या सिचुएशन है बच्चों की, हालात देखिए। ये देश का भविष्य है, जिन्होंने नियम बनाने, आगे जाकर नियम कानून बनाने देश के लिए, इनके भरोसे पूरा देश है। जहां तक बच्चों की सफरिंग का सवाल है वो है, हम सब जानते हैं। मैं उससे पहले एक बहुत अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए हैं, लोकल एमएलए, काउंसलर, उनको करोड़ों में फंड मिलता है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। वो सरकार के और जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो वहीं पे इलाके में रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि नालियां साफ नहीं होती, उनकी भी मिली भगत है ना। तो उनका जो लोकल एमएलएज, एमपीज वगैरह हैं, काउंसलर्स वगैरह हैं, क्या जरूरत है हमें उनकी? उनको एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है। वो आरडब्ल्यूए इज ए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बाय द गवर्नमेंट। आरडब्ल्यूए को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आरडब्ल्यूए आज अपनी मनमर्जी करते हैं। जो रेजिडेंट्स होते हैं कॉलोनी में, उनकी कोई सुनता है? नहीं सुनता। सर आरडब्ल्यू अपनी मजबूरी दिखा देता है। मैं आपको बताती हूँ, जो पिछले हफ्ते हमने उस यूपीएससी एस्पिरेंट की खबर की थी, वहां पर आरडब्ल्यू के एक अधिकारी यहाँ पर मेरे साथ इसी शो में थे। उन्होंने अपनी लाचारी इस तरीके से दिखाई कि हम अपनी मांगे उठाते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो लोकल एमसीडी हो, या फिर लोकल कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो हमारी सुनते नहीं है, वो इग्नोर कर देते हैं। हम चिट्ठियां लिखते रहते हैं, उन चिट्ठियों का जवाब नहीं आता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके घर में तो पैसे चले जाते हैं ना, तो वो क्यों सुनेंगे? There's corruption total all over. मैं अभी आपको बांसुरी स्वराज जी की बात कर रहा था कि वो तो कहते हैं पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की वजह से करप्शन हो गई, दिल्ली का बुरा हाल हो गया। कांग्रेस के 70 सालों में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रखता, नालियां साफ होती थी।
मैं दिल्ली में मैं जमा पला दिल्ली का हूँ जी। आज मेरी 80 साल की उम्र है। मैंने तो कभी नालियां साफ होती देखी। इट्स अ वेरी वेरी सैड अफेयर। और मैं बार बार बोल चुका हूं, यमुना जिसमें इतना पोल्यूशन आता है, इतना मिट्टी रेता वगैरह आता है, ड्रजिंग कभी हुई? आपने ड्रजिंग कभी करी? और उसमें भी सर देखिए कि यमुना सफाई के लिए अलग से बजट एलोकेट हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बिल्कुल करोड़ों में बजट है, बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है कि एजेंसियों को पैसा कमाना है और इंस्टीट्यूट को पैसा बचाना है, और इसमें पिसेगी आम जनता, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो मजबूरी की खातिर यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर हमारे और आप जैसे लोग हो जिन्हें इसी जगह पर रहना है और हर रोज यहीं कम्यूट करना है। बहरहाल सवाल बहुत है, लेकिन जवाबदेही कौन लेगा इस पर देखना होगा। पर एक बात भी तय है कि सियासत जारी है, चाहे वो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस, तीनों एक दूसरे पर ठीक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए।